स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग। आज जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो पावर शेयरिंग से हो रहा है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो कॉलम बनाए हैं। एक के ऊपर लिखा है बेल्जियम, दूसरे में लिखा है श्रीलंका, क्योंकि हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे या कह सकते हैं दो कंट्री की केस स्टडी करेंगे कि उन दो कंट्रीज़ में पावर शेयर कैसे की गई है। तो फर्स्ट हम लेते हैं बेल्जियम को। आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री जस्ट लाइक हमारे हरियाणा की तरह, और वो जो कंट्री है वो यूरोपियन कंट्री है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है। अब आप सोचेंगे हरियाणा की पॉपुलेशन तो 1 करोड़ नहीं है, क्योंकि जो आपकी बुक में डाटा लिखा हुआ है, जिस ईयर में बुक छपी हुई थी, इसका प्रिंट जो हुआ था उसके हिसाब से हम इसमें डाटा पुराना ही चला रहे हैं। सेकंड है यहाँ का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, यानी कि लोगों का जो ट्रेडिशन है, चाहे वो कल्चर हो, नेशनल ट्रेडिशन हो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। 59% जो है डच बोलते हैं, 40% जो है फ्रेंच बोलते हैं, और 1% जो है जर्मन बोलते हैं। जो डच लोग जो डच लैंग्वेज बोलते हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और जो फ्रेंच बोलते हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं। नेक्स्ट है आपका जो यहाँ की कैपिटल है ब्रुसेल, वहाँ पर 80% जो लोग हैं फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच बोलते हैं। तो इसमें आपको कुछ दिख रहा है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंस ये है कि पूरी कंट्री में तो ज़्यादातर डच बोलने वाले हैं और सेकंड नंबर पे फ्रेंच बोलने वाले हैं, पर देश की जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर बिल्कुल ठीक अपोजिट है। ज़्यादातर लोग जो है 80% फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला एथनिक कॉम्पोजिशन है पता चल रही कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद आपको कह रहे हैं जो माइनॉरिटी है, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि अब इनकी कंट्री में 59% लोग डच बोलते हैं तो वो मेजॉरिटी हो गई, और 40% जो है फ्रेंच बोलते हैं तो माइनॉरिटी हो गई। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग वॉज रिच एंड पावरफुल, तो वो अमीर भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। लीड टू टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग 1950s एंड 1960s, यानी कि इन दो ग्रुप्स में या दो लैंग्वेज को लेकर टेंशन जो क्रिएट हुई थी वो इन ईयर्स के बीच में हुई थी, 1950s and 1960s. Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. जैसे मैंने आपको कहा कि डच जो है 59% लोग बोलते हैं पूरी कंट्री में, बट कैपिटल में वो सिर्फ 20% है। तो वहाँ पर वो अपनी कैपिटल में माइनॉरिटी में है, पर कंट्री में वो मेजॉरिटी में है। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स सा कॉम्पोजिशन थी इनके देश की। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे श्रीलंका। श्रीलंका में देखिए एक आइलैंड कंट्री है। यहाँ की पॉपुलेशन करीब करीब 2 करोड़ है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था डाटा पुराना है क्योंकि प्रिंटिंग आपकी बुक की पुरानी है। यहाँ की प्रॉब्लम क्या थी? जैसे यहाँ पर 3 लैंग्वेज थी बेल्जियम में, डच, फ्रेंच और जर्मन। यहाँ पर प्रॉब्लम थी 2 अलग अलग ग्रुप्स की, जैसे कि सिन्हाला और तमिल स्पीकर। जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो 74% थे, तमिल स्पीकर 18% थे। तो तमिल में भी 2 कैटेगरी थी, यानी कि श्रीलंका के जो तमिल थे वो लोग और जो इंडियन तमिल थे वो लोग। तो आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है कि श्रीलंकन तमिल जो थे वो 13% थे। नेटिव लिखा है मैंने ब्रैकेट में, नेटिव मतलब वहीं के जो मूल निवासी होते हैं। और इंडियन तमिल जो थे वो आप अगर देखेंगे तो आपका 18-3 करेंगे तो थोड़ी सी परसेंटेज रहती है। फिर आपका सिन्हाला स्पीकर, जो सिन्हाला थे यानी कि 74% जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, सिन्हाला बोलने वाले, लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे, यानी बौद्ध धर्म को अपनाते थे। सेकंड है तमिल। तमिल जो लोग थे, चाहे वो श्रीलंकन तमिल हो चाहे वो इंडियन तमिल हो, उसमें से वो ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम जो आपका रिलीजन था उसको वो फॉलो करते थे। अब बचे 7%, वो क्रिश्चियन थे, वो तमिल भी थे और सिन्हाला भी थे। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही है श्रीलंका में, क्योंकि यहाँ पर रिलीजन भी साथ में मिक्स हो रहा है लैंग्वेज के साथ, जबकि बेल्जियम में यहाँ पर रिलीजन नहीं था इतना कॉम्प्लेक्स जितना कि आप श्रीलंका में देख सकते हो। रिलीजन और लैंग्वेज दोनों मिक्स हो रही हैं। अब यहाँ पे पाई डायग्राम बनाया मैंने 2, आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो कॉलम 1 वाला है जिसमें आपको नीचे लिखा डच, फ्रेंच और जर्मन, ये आपका बेल्जियम का मैंने बनाया है। और जो नेक्स्ट साइड में लिखा दूसरा मैंने बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वो श्रीलंका का है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि डच बोलने वाले जो बेल्जियम के लोग हैं वो लोग ज़्यादा हैं, फ्रेंच वाले उनसे थोड़े कम हैं, और जर्मन के बिल्कुल 1%, जैसे हमने पहले ही पढ़ा। तो पाई डायग्राम से आपको आइडिया लग रहा है कि ऑरेंज कलर सबसे ज़्यादा है,
जो कि डच का है, और येलो कलर फ्रेंच का है, और वाइट जो है जर्मन का है। नेक्स्ट जो पाई डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा था सिन्हाला जो थे, ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि सिन्हाला स्पीकर जो थे 74% थे और तमिल 18, और सिन्हाला ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे। तो आप देख सकते हो बुद्धिस्ट जो है इनकी कंट्री में काफ़ी हैं, उसके बाद हिंदू एंड मुस्लिम है, और थोड़े से क्रिश्चियन हैं। थर्ड पीपीटी पे आ गए। यहाँ पे मैंने हेडिंग दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश की, क्योंकि पीछे मैंने आपको पाई डायग्राम से समझाने की कोशिश की थी। यहाँ पर जो है ग्राफ है। आप यहाँ देख सकते हो बेल्जियम में, ये इनकी कंट्री में, और ब्रुसेल में। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंट्री में डच लोग जो स्पीकर थे, डच बोलने वाले, वो कंट्री में ज़्यादा थे, जबकि ब्रुसेल में आप देख सकते हो वो थोड़े हैं, जो कि उनकी कैपिटल सिटी है। कंट्री में फ्रेंच स्पीकिंग जो थे डच से कम थे, पर ब्रुसेल में वो फ्रेंच स्पीकर्स ज़्यादा थे। और ब्रुसेल में जर्मन वालों का कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप देख सकते हो तीसरा जो बार है वो शो ही नहीं हो रहा, जबकि कंट्री में तीसरा बार छोटा सा बिल्कुल शो हो रहा है 1%, जो कि जर्मन स्पीकर वालों का है। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हो श्रीलंका। श्रीलंका में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है सिन्हाला स्पीकर सबसे ज़्यादा जो हैं सिन्हाला बोलने वाले हैं, और श्रीलंका जो लैंग्वेज है, जो तमिल बोलते हैं वो थोड़ी कम है, और जो इंडियन तमिल वाली लैंग्वेज बोलते हैं वो उनसे भी कम है। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में जो मेजॉरिटी में लोग थे, जो सिन्हाला स्पीकर थे, जो बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते थे, धर्म को अपनाते थे, वो मेजॉरिटी में थे। तो जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री बनकर सामने आया 1948 में, यानी कि वो भी फ्रीडम मिली उसको, स्वतंत्र हुआ देश 1948 में, तब श्रीलंका में क्या हुआ, डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट सामने आई उसने भी जो है मेजॉरिटेरियन जो सीरीज़ थी उसको अडॉप्ट किया, यानी कि सिन्हाला लोगों की सुप्रीमेसी को सबसे ऊपर रखा गया कि भाई जो सुप्रीम हैं वो मेजॉरिटी वाले ही होंगे। तो 1956 में एक एक्ट पास हुआ कि सिन्हाला यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जो कि तमिल मानने वालों को अच्छा नहीं लगा, उनको डिसरिगार्ड लगा ये एक्ट। आगे क्या है, जो पॉलिसी बनी उसमें हमेशा सिन्हाला स्पीकर्स को फेवर में रखा गया। यूनिवर्सिटी में पोजीशन मिलती थी उनको, गवर्नमेंट जॉब्स उनको दी जाने लग गई, और उसी की वजह से इस स्टेट में यानी कि श्रीलंका में बुद्धिज़्म को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगा। ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। अब तमिल बोलने वाले जो लोग थे उनको धीरे धीरे अपने आप को एलिनेशन फीलिंग आई, जैसे कि हम दूसरी दुनिया के हैं, हम यहाँ के हैं ही नहीं, हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा, हमारी लैंग्वेज को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। सिन्हाला के स्पीकर्स ज़्यादा है, सिन्हाला मेजॉरिटी में है, उनके रिलीजन भी मेजॉरिटी में आ गया। इस तरह से जो है धीरे धीरे श्रीलंकन तमिल्स को एक तरह की अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी उस समय। They felt that constitute and government policies denied them equal right and ignored their interest। तो उन्हें लग रहा था कि उनके अधिकारों को भी जो है इक्वली नहीं देखा जा रहा, उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया जा रहा है। जो ज़्यादातर राइट्स थे और जो ज़्यादातर इंटरेस्ट थे वो सारे के सारे उनके हिसाब से उन्हें लग रहा था कि सिन्हाला को दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई, उनके रिलीजन को लेकर भी शुरू हो गई, तो उस कंट्री में सिविल वॉर होनी स्टार्ट हो गई। तो जब सिविल वॉर शुरू हुई तो सबसे पहले जो है हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे श्रीलंका को लेकर। तो सबसे पहले है श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब वहाँ के जो तमिल के लोग थे, जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, उनके बीच में भी अब स्ट्रगल शुरू हो गया, पार्टीज़ बनने लग गई, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई, इसलिए कि तमिल को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर सिन्हाला जो लैंग्वेज थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी। 1980s में क्या हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड शुरू कर दी कि एक अलग ही देश बना दिया जाए जिसका नाम हो तमिल इलाम, यानी अलग स्टेट जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का हिस्सा था। सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। अब जब इतनी प्रॉब्लम देश में हो गई पार्टी को लेकर, या कह सकते हो लैंग्वेज को लेकर, रिलीजन को लेकर, अब अलग देश की डिमांड उठने लग गई कि अलग ही जो है इंडिपेंडेंट स्टेट हमें मिलनी चाहिए। इस तरह से ये पूरी की पूरी जो एक सिविल वॉर बन गई, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, 1000 ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटी हैव बीन किल्ड,
यानी कि आपकी जो दोनों कम्युनिटीज़ थी, चाहे वो सिन्हाला हो चाहे वो तमिल हो, सब जो है एक दूसरे को किल करने लग गए, खून खराबा हो गया। मैनी पीपल वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी, और काफ़ी लोगों को अपनी कंट्री से छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया गया। काफ़ी सारे लोगों की जो है लाइवलीहुड यानी कि उनकी जो आजीविका थी वो ख़त्म हो गई, कमाने के साधन ख़त्म हो गए। और जो सिविल वॉर थी ये ख़त्म हुई 2009 में जाकर। और इसके ख़त्म होने के बाद इस देश को यानी श्रीलंका को एक बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा, चाहे वो सोशली लगा हो, कल्चरली लगा हो, इकोनॉमिकली लगा हो, हर तरह से ये बिल्कुल कई सालों पीछे चले गए। नेशन इन बेल्जियम। तो श्रीलंका की प्रॉब्लम्स के बाद यानी सिविल वॉर के बाद अब हम डिस्कस करेंगे बेल्जियम को फिर से, कि बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को कैसे अच्छे से एकोमोडेट किया। आप देख सकते हो मैंने 3 ब्लू कलर में सेंटेंस लिखे हैं और 3 वाइट कलर में। तो सबसे पहले हम ब्लू कलर वाले को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो इनकी कंट्री में डाइवर्सिटी थी, चाहे वो रीजनल डाइवर्सिटी हो चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिटी हो, इन्होंने उसको रिकॉग्नाइज़ किया, उनके हर एक आदमी के एग्जिस्टेंस को पहचाना, ये नहीं कि इग्नोर किया। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, 1970 से 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किए, यानी कि जो संविधान में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी उसमें चेंज किया। अमेंडमेंट मीन्स सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों के रूल्स को हमने चेंज कर दिया, क्योंकि रूल्स जो होते हैं या कह लो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें होती हैं वो उस सिचुएशन के हिसाब से तो सही होती है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बट धीरे धीरे जो है सोसाइटी में चेंज आ जाता है, तो इसलिए हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज लाना पड़ जाता है। तो 4 बार इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। नेक्स्ट है इनकी जो अरेंजमेंट थी बहुत ही इनोवेटिव थी, क्योंकि अभी तक किसी भी कंट्री में इस तरह की अरेंजमेंट नहीं की गई। जैसे कि आपने देखा कि श्रीलंका में तो सिविल वॉर ही हो गई रिलीजन को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब हम वाइट सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका कि इन्होंने क्या किया बेल्जियम में, एकोमोडेशन जो इन्होंने इतनी अच्छी की उसके लिए क्या क्या चीज़ें अपनाई। तो ये तीनों वाइट कलर में मैंने लिखी हुई हैं, यही वो तीनों एकोमोडेशन थी। फर्स्ट क्या किया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डच और फ्रेंच स्पीकर के जो मिनिस्टर थे, जो लैंग्वेज को बोलने वाले मिनिस्टर थे, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल प्रपोर्शन में रखा गया। सेकेंड इन्होंने क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं रखा, दोनों को अपनी अपनी पोजीशन दी गई, दोनों को अपनी अपनी सेपरेट पावर्स दी गई। थर्ड जो कैपिटल थी इनकी ब्रुसेल, वहाँ पे एक अलग ही गवर्नमेंट बनी जिसे कह सकते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। आप देख सकते हो मैंने रेड में लिखा है कम्युनिटी गवर्नमेंट। वो जो कैपिटल सिटी की गवर्नमेंट थी वो सेपरेट गवर्नमेंट थी, ना वो सेंट्रल के अंडर आती थी ना ही वो स्टेट गवर्नमेंट थी। वो किसके लिए बनी थी, वो बनी थी हर अलग अलग लैंग्वेज की कम्युनिटी के लिए, और इसमें बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि दोनों कम्युनिटी के जो लोग थे वो इक्वल थे, तो इसे कहते हैं हम कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इतनी अच्छी एकोमोडेशन जब बेल्जियम ने की तो इनकी कंट्री से काफ़ी लोग जो है प्रभावित हो गए, और इन्होंने यहाँ की जो कैपिटल थी ब्रुसेल, आप देख सकते हो यूरोपियन यूनियन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का ग्रुप है। जैसे हमारे यहाँ सार्क है, आपको पता है सार्क ग्रुप है, ठीक है, उसी तरह से एशियन ग्रुप है, ऐसे कई सारे ग्रुप हैं, तो उसी में से एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन। तो इन्होंने अपनी ब्रुसेल जो कंट्री थी, जो कैपिटल थी, उसको यहाँ का हेडक्वार्टर बनाया। हमारी नेक्स्ट पीपीटी, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत थी पावर शेयरिंग की, चाहे तो नहीं कर सकते थे, बट आपने देखा कि पावर शेयरिंग जो है हर कंट्री में बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कोई भी कंट्री ले लो, बेल्जियम ले सकते हैं आप, श्रीलंका ले सकते हैं, किसी भी कंट्री को। तो पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों होती है हमें, तो यहाँ पे 2 रीज़न्स लिखे हैं, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी कि इस चैप्टर में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका वो मैं कहूँगी यही है, काफ़ी बार ये 3 मार्क्स में भी पूछा गया है और 5 में भी आ सकता है, तो इससे आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। तो वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, तो फर्स्ट रीज़न है वो है प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा है मॉरल रीज़न। तो हम पहले डिस्कस करेंगे प्रूडेंशियल रीज़न को। जो प्रूडेंशियल रीज़न है इसमें लिखा है टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो उस कंट्री के अंदर जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बनी रहेगी, हमेशा झगड़े होते रहेंगे, जैसे श्रीलंका में हुए, जैसे बेल्जियम में भी हुए, बट बेल्जियम ने अच्छे से उसको एकोमोडेट कर लिया और श्रीलंका उसे कर नहीं पाया, और सिविल वॉर हुई, लोगों की हत्याएं हुई,
और देश को सेटबैक भी लगा। तो बहुत ज़रूरी है कि पावर शेयरिंग की जाए, इससे जो है किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट देश के अंदर नहीं होती है, यानी कि काफ़ी हद तक उसको रिड्यूस कर देता है। सेकंड है गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर आप चाहते हो किसी भी देश में जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो स्थिर रहे, स्टेबल रहे, अच्छे तरीके से चले, तो पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। थर्ड रीज़न, इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। तो लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा होता है पावर शेयरिंग, देश में जो है यूनिटी रहती है और देश जो है अच्छे से रन होता है, यानी अच्छे से चलाया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर आती है तो वो भी ईजिली सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। पावर शेयरिंग से हमेशा जो रिजल्ट्स आते हैं, आउटकम्स आते हैं, वो बहुत ही अच्छे आते हैं। ज़रूर उस समय आपको लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, पर जो भी आउटकम्स आते हैं पावर शेयरिंग से वो बहुत ही बेटर आते हैं। तो ये आपका प्रूडेंशियल रीज़न है। अब नेक्स्ट है मॉरल रीज़न कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट है इट इज़ डीपर रीज़न। तो मॉरल रीज़न ही बहुत ही गहरा रीज़न है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि इसको इतनी ईजिली नहीं समझा जा सकता। जैसे कि मॉरल वैल्यूज़ आपको पता है कि आपको डीपली प्रभावित करती है, वैसे ही इसका भी जो मॉरल रीज़न है वो बहुत ही डीप है। सेकंड है पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हो आप पार्ट है डेमोक्रेसी का। जहाँ पर पावर शेयरिंग होगी वो डेमोक्रेटिक कंट्री सबसे पहले ही मानी जाएगी। थर्ड है पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। तो पावर शेयरिंग से इंसान को ईज़िली कह सकते हैं राइट मिल जाता है कि वो कंसल्ट कर सकता है कि सरकार हमें कैसे चला रही है। फोर्थ है अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। तो पावर शेयरिंग होगी तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट में सिटीज़न जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं इलेक्शन के टाइम पर, और इलेक्शन के बाद जब चुन के जाते हैं वो जब मिनिस्टर बनते हैं, तो उसके बाद जब गवर्नमेंट में वो लोग मिनिस्टर बनते हैं तो उनके बीच में पावर शेयरिंग होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। लास्ट है इंट एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल होता है पावर शेयरिंग, जो कि मॉरल रीज़न कहता है। हमारा लास्ट पीपीटी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, इस पे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉन्ग भी और 3 मार्क्स के भी। अब सबसे पहले हम देखेंगे जो फॉर्म्स है पावर शेयरिंग के, जो मैंने आपने देखा है वाइट कलर में लिखे हुए हैं, बिल्कुल जो बोल्ड फॉन्ट में है, थोड़ा उसका फॉन्ट का साइज़ भी ज़्यादा है, वो चारों जो है फॉर्म्स है पावर शेयरिंग के, और जो येलो में आपको दिख रहे हैं वो उसके अंदर उसके सब पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहला फॉर्म, अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अब सबको पता है कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं मेनली 3 होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ये छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि जो पावर शेयरिंग होता है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में होता है। लेजिस्लेचर आपको पता है जिसमें हमारे सारे एमपीज़ आते हैं, और एग्जीक्यूटिव मीन्स जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर हैं कैबिनेट के अंडर जो काम करते हैं। और तीसरा जुडिशरी, जिसमें हमारा पूरा न्याय व्यवस्था यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब के बीच में जो पावर शेयरिंग होती है। ये ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगी, क्योंकि आपने 6th में पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत 7th में भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत 8th में भी पढ़ा है और 9th में भी पढ़ा है, ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट पावर शेयरिंग है हमारी अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल पर हम जो है पावर शेयर करते हैं, ये भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, कुछ पावर्स इनके पास होती हैं, कुछ पावर हम स्टेट गवर्नमेंट्स को दे देते हैं, और तीसरी होती है लोकल गवर्नमेंट, जो कि छोटे शहरों में म्यूनसिपाल्टी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और जो गांव के लेवल पे कहेंगे हम पंचायत। तो इस तरह से लोग जो है पावर्स को
बांटते हैं। ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ऊपर हमने पढ़ा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन था। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सबके पास इक्वल पावर होती है। बट जो वर्टिकल, जो नीचे हमने लिखा है, सेंटर के पास ज़्यादा होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास उससे कम होती है, और लोकल गवर्नमेंट के पास सबसे कम पावर्स होती है, इसलिए वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का। थर्ड पावर शेयरिंग का जो फॉर्म है वो है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो वो पावर शेयरिंग होती है वो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में भी होती है। जैसे आपने पढ़ा कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में, वैसे कुछ रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, कुछ सोशली वीकर सेक्शन के ग्रुप्स होते हैं, कुछ वुमेंस के होते हैं, कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती हैं। इन सब में जो है पावर को हम शेयर करते हैं। ये भी पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है। लास्ट जो फोर्थ है वो है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इसमें आपने पढ़ा है कॉलिजन गवर्नमेंट। आपको पता है कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होती है। जब एक पार्टी अच्छे से नहीं जीत पाती, या कह सकते हो मेजॉरिटी से नहीं जीत पाती, तो क्या करते हैं, छोटी छोटी बहुत सारी पार्टी मिलकर कॉलिजन गवर्नमेंट चलाती हैं, जो कि हमारे देश में काफ़ी सालों में चली भी थी पीछे। जब आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी से स्टार्ट हुई थी, और नरेंद्र मोदी से मिनिस्टर मतलब पीएम के बनने से पहले तक हमारे देश में काफ़ी सालों तक कॉलिजन गवर्नमेंट से ही काम चलाया जा रहा था। तो जो कॉलिजन गवर्नमेंट होती है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होती हैं, इनडायरेक्टली प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, और कुछ मूवमेंट्स भी साथ देते हैं उनका। और इस तरह से कॉलिजन गवर्नमेंट जो है इसके अंडर मानी जाती है। और नेक्स्ट है इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे ट्रेडर्स का, फार्मर्स का, ये भी एक तरह से पावर शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह से हमारी पावर शेयरिंग चैप्टर जो था वो हमारा डिस्कस हो गया है, चैप्टर फिनिश हो गया है। अब आप सारे उसको अच्छे से बैठकर समझें।